हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि जो ईवीएस का पेपर होता है, अगर पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, अगर न्यू स्टूडेंट है तो ध्यान से सुनेगा। जो ईवीएस का पेपर होता है, इसमें 2 से 3 नंबर के जो क्वेश्चन है इस फेमस पर्सनालिटी से पूछ लिए जाते हैं। इसमें कुछ फेमस लोग हैं जिनके बारे में हम जानेंगे कि वो क्यों फेमस हैं, एनसीईआरटी में उनके बारे में क्या क्या पॉइंट्स दिए गए हैं, सब कुछ हम जानेंगे। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे अलबर्नी के बारे में पढ़ेंगे, कल्पना चावला के बारे में पढ़ेंगे, फिर सुनीता विलियम के बारे में पढ़ेंगे, गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, कड़म मल्लेश्वरी के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ यहाँ पे जानेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो फिगर दिख रहा है आपको, ये कौन है? ये अलबरूनी है। हुआ ये था कि इनके साथ ये एक यात्री थे। ये एक यात्री थे जो रहते कहाँ थे? उज़्बेकिस्तान में रहते थे। लेकिन हुआ ये कि जब ये एक यात्री थे तो अपने उज़्बेकिस्तान में ही नहीं रहते थे, यात्रा करते रहते थे। फिर इनके एक दिन माइंड में आया कि क्यों ना हम भारत चलें। फिर ये क्या कहाँ आ गए? अपने इंडिया आ गए, भारत में आ गए। अब इंडिया में जब जैसे ही ये एंट्री किए, यहाँ पे रहे, लोगों के कल्चर को देखा, यहाँ पे जो चीज़ें बनाई जाती थी, घर वगैरह हैं, घर है, तालाब है, ये सारी चीज़ों को इन्होंने देखा। तो इन्हें अपने यहाँ जो उज़्बेकिस्तान में रहते थे वहाँ से बहुत सारी चीज़ें अलग लगी, बहुत सारी चीज़ें ख़ास भी लगी। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़ास लगा इन्हें, ये लगा कि यहाँ पे जो तालाब बनाया जाता है ये काफ़ी अच्छा होता है। इसके तरीके बहुत अनोखे तरीके हैं। यहाँ पे तालाब बनाने के तरीक़ों को देख के, तालाब के डिज़ाइन को देख के ये बिल्कुल शॉक्ड रह गए। और इनको लगा कि अगर ऐसा तालाब, ऐसी चीज़ें हमारे उज़्बेकिस्तान के लोग देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा तालाब बनाया कैसे जाता है। इंडिया के लोग जो तालाब बनाने में बिल्कुल माहिर हैं, इसलिए ये बोले। फिर इनका मन नहीं माना, ये सोचे कि इतनी अच्छी रचना है, ये जो तालाब है यहाँ पे बनाने का तरीका बहुत अच्छा है। फिर इन्होंने एक बुक भी लिखी जिसका नाम है किताबुल हिंद, जिसमें भारत के बारे में इन्होंने लिखा, जिसमें जिक्र किया तालाब का सबसे ज़्यादा। किताब उल हिंद लिखा। हिंद आपको पता ही होगा कि अपने भारत का ही नाम है, हिंदुस्तान। तो ये किताबुल हिंद लिखे, और इसी किताब में फिर इन्होंने जिक्र किया, 1000 साल पहले की बात है ये। फिर इसी में इन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे जो तालाब होते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग, इंडिया के लोग तालाब बनाने में क्या है, माहिर हैं। और इन्होंने बोला कि तालाब जो बनते हैं यहाँ पर, बड़े बड़े पत्थर जो होते हैं उसके चबूतरे बनते हैं, और वहाँ से निकलने के लिए सीढ़ियाँ बनती हैं, ऊपर से नीचे लंबी लंबी सीढ़ियाँ होती हैं। चढ़ने के लिए अलग सीढ़ी होती है, उतरने के लिए अलग सीढ़ी होती है। और यहाँ पे भीड़ लगने पर भी सीढ़ियों पे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ हैं। और 1000 साल पहले आप सोचिए, तब के समय में इतना अच्छा तालाब का डिज़ाइन, तो कोई भी शौक तो रह ही जाता। अब चलिए हम पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं, क्योंकि सारी कहानी मैं बता चुकी हूँ आपको। 1000 साल पहले यात्री आए भारत, ये जिनका नाम था अलबरूनी। ये थे कहाँ के? उज़्बेकिस्तान के थे। फिर हुआ, अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों को देखा, जगह को देखा और उसके बारे में लिखा। ज़्यादातर वह उन्हें अपने देश से अलग लगी, हमारे यहाँ की चीज़ें। ऑब्वियस सी बात है, जब कंट्री अलग है तो चीज़ें तो अलग लगेंगी ही। और सबसे ज़्यादा उन्हें जो खास लगा वो लगा तालाब। तालाब में उन्होंने बताया कि बहुत ही अनोखे तरीके से बनाया जाता है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं क्या और बताया इन्होंने। अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं ही, अगर हमारे देश के लोग देखें तो हैरान ही रह जाएंगे। फिर है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे तालाब बनते कैसे हैं, इसका भी इन्होंने जिक्र किया। यहाँ पे बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों ओर चबूतरे बनाए जाते हैं। फिर है, इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबे कतारें होती हैं, और लोगों के चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग सीढ़ियाँ होती हैं। यहाँ भीड़ लगने पर भी परेशानी नहीं होती। फिर है, इन्होंने अपने किताब में क्या बताया, जो बिरुनी है, इनकी किताब का नाम है किताब उल हिंद, जिससे आज भी इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अल बिरुनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में, जो 1000 साल पहले का ज़माना था, उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि ये हिस्ट्री बन चुका है। ओके, अलबरूनी के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अब आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो गलत नहीं होगा। अब हम देखेंगे कल्पना चावला। कल्पना चावला क्या है? ये एक अंतरिक्ष यात्री हैं। ये अमेरिका की एक थी तो भारतीय मूल की, लेकिन अंतरिक्ष यात्री हैं ये नासा की, अमेरिका की, जो कि भारतीय मूल की थी। अब देखते हैं और इनके पॉइंट।
यह भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी। इनसे पहले कोई भी अंतरिक्ष यात्री महिला नहीं थी, फीमेल नहीं थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? अपने हरियाणा की थी ये, करनाल में हुआ था। 17 मार्च 1962 को हुआ था। 17 मार्च 1962 को हुआ था, याद रखिएगा। कल्पना चावला ने, क्योंकि ये सारे पॉइंट आपकी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जब पेपर को टफ बनाना होता है तो कभी कभी जन्म ही पूछ लेगा, तो इसलिए सारे पॉइंट्स याद होने चाहिए जो कि मेंशन कर दिया एनसीईआरटी में। कल्पना चावला ने 1988 में नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र से अपने व्यावसायिक जीवन की शुरुआत की। इन्होंने स्टार्टिंग कहाँ से की? एम्स अनुसंधान केंद्र से की, एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा 1988 में की, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है यह नासा की अंतरिक्ष मिशन में 1955 में, 1988 में इन्होंने शुरुआत की, फिर आ गया 1955। अब क्या हुआ? 1995 में शामिल हो गई ये। पहले एम्स में थी, अब नासा वाले अंतरिक्ष यान में शामिल हो गई। फिर 19 नवंबर 1997 को 1997 को क्या हुआ? इनका पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च हुआ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका पहला नासा में शामिल कब हुई? 1995 में हुई। और 1902 ही साल बाद क्या हुआ? इनका पहला मिशन तैयार हो गया, इसकी तैयारी शुरू हो गई। फिर है जिसमें वे और 5 सदस्य के साथ कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS, ये इसका नाम था STS 87, यही इनका पहला अंतरिक्ष यान था। कोलंबिया आपको पता ही होगा अमेरिका का है, तो कोलंबिया अंतरिक्ष यान STS 87 के साथ ये 5 सदस्य थे जिसमें हिस्सा बन गई हैं। फिर है उन्होंने इस मिशन में 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताए। कितने दिन बिताए? 15 दिन और 15 डेज 12 आवर अंतरिक्ष में बिताया। और फिर क्या हुआ? उन्होंने दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए अंतरिक्ष यान, अब पहला अंतरिक्ष मिशन इनका सक्सेस हो गया था, फिर इन्होंने दूसरे अंतरिक्ष मिशन जो अंतरिक्ष यान कोलंबिया, पहला क्या था? STS 87 था, अब STS 107 है से अब दूसरे अंतरिक्ष यान में लग गई मिशन में, दूसरे मिशन में 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी। 1997 वाला जो इनका पहला था STS 87 वाला, जिसमें ये 15 दिन 12 घंटे अंतरिक्ष में बिताई थी, वो वाला सक्सेस हो चुका था। अब दूसरे अंतरिक्ष मिशन का टाइम आ गया, क्योंकि अब जब शामिल ही उसी चीज़ में हो गई हैं तो आएंगी तो होगा ही। फिर क्या हुआ? जो दूसरा अंतरिक्ष मिशन इनका तैयार हुआ वो 16 जनवरी 2003 को हुआ। वो कब था? 1997 में पहला वाला। अब दूसरा वाला ये शुरू हो गया 16 जनवरी 2003 को, और नाम क्या था? कोलंबिया अब भी था, लेकिन STS जो 87 था वो 107 हो गया। फिर इससे उड़ान भर ली अब इनकी। फिर क्या हुआ? जो 1 फरवरी 2003 को, 16 जनवरी को ये उड़ान भरी और 1 फरवरी को 2003 में ही वापस लौटते समय पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलकर नष्ट हो गया, क्योंकि उसमें होल हो गया था। तो इनका ये अंतरिक्ष मिशन असफल हुआ और साथ में इनकी मौत भी हो गई। इसमें सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यही हादसा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इनका पहला मिशन कब था? 1997 में STS 87 वाला, और दूसरा था जिससे हादसा हुआ था STS 107 वाला। 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी थी, 1 फरवरी को वापस लौटते टाइम 2003 को इनकी मृत्यु हो गई, और साथ में इनके जो साथ थे वो भी उनकी भी मृत्यु हो गई। चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे, ये भी याद रखिएगा। और वे चांद पर कब गए थे? 1969 में गए थे। ये नोट करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग का सबसे नाम तो सबको पता होगा, लेकिन ये कब गए थे 1969 में ये नहीं पता होगा उतना। फिर है ये आपको दिख रहा होगा कहाँ पे बैठी हुई हैं? हिमालय माउंट एवरेस्ट पर, सबसे ऊंची चोटी 8848, अब तो 50 हो गया है। तो ये हैं कौन? बछेंद्री पाल। ये बछेंद्री पाल हैं, और ये सबसे पहली हैं जो कि भारत पे क्या हुई हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं। ये देखिए भारत की पहली हैं और विश्व की 5वीं महिला थी। भारत की पहली, वर्ल्ड की 5th, लिख लीजिएगा। इंडिया की फर्स्ट और वर्ल्ड की 5th, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी की चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है? नेपाल में। फिर है बछेंद्री पाल का जन्म कब हुआ? 24 मई 1954 को हुआ था, 24 मई 1954 को। फिर है उत्तरांचल के चमोली ज़िले में हुआ था, पहाड़ी इलाके में ही हुआ था, उत्तरांचल के चमोली ज़िले में। फिर है बछेंद्री पाल जब 12 वर्ष की थी तभी वो पिकनिक पर गई हुई थी, और बहुत ऊंचाई तक ये तभी चढ़ गई थी, 4000 मीटर की ऊंचाई पर तभी ये चढ़ गई थी, ओनली 12 ईयर की एज में। बड़ी बात है ये, क्योंकि 8850 मीटर अब हो चुका है, पहले 8848 था हिमालय, तो 4000 तो ये तभी चढ़ चुकी थी जब ये 12 साल की मात्र थी, पिकनिक पर गई हुई थी। फिर है इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली,
जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, क्योंकि वहीं की हैं वो तो वहीं से लेंगी। और गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ब्रिगेडियर जो ज्ञान सिंह थे यही इनके गाइडर थे, इन्हीं के नेतृत्व में इन्होंने सब कुछ किया। फिर माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए 1984 में टीम मेंबर बनी है, प्लानिंग हो रही है जाने की 1984 में। 1954 में इनका जन्म ही हुआ था। फिर है 23 मई 1984 को, ये इम्पॉर्टेंट है, 23 मई 1984 को का क्या हुआ, दोपहर में 1:07 PM पर अपना पहला कदम माउंट एवरेस्ट की चोटी पर रखा। और सिर्फ ये अकेले नहीं गई थी, इनके साथ एक लोग और थे, लेकिन वहाँ पे जगह ना होने की वजह से इन्होंने अपना पहला कदम रखा था। तो 1:07 PM पर किस दिन, 23 मई 1984 को। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या बोला जाता है, सागर माथा बोला जाता है। इनके साथ एक टीम मेंबर भी पहुंची थी, लेकिन जगह ना रहने की वजह से बछेंद्री पाल ने ही अपना पहला कदम रखा और सर झुकाया। साथ में अपने इंडिया का झंडा फहरा के तस्वीरें भी ली। ये तस्वीर जो है आपको दिख रहा होगा, ये देखिए इंडिया का। फिर है सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि अभी फंसी हुई हैं अंतरिक्ष में, आपको पता ही होगा, बोइंग से गई थी। सुनीता विलियम्स है, इनके बारे में जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स दिए गए हैं उनको देखिए। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष, ये पहली कौन थी, कल्पना चावला थी, जो कि हादसे का शिकार हुई थी 2003 को 1 फरवरी को, और मौत हो गई थी इनकी 16 जनवरी को 2003 में। गई थी STS किससे, STS 107 से, याद रखिएगा। भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विलियम्स हैं, गुजरात के अहमदाबाद की शहर की हैं। वो कहाँ की थी, कल्पना चावला हरियाणा के करनाल गांव की थी, और ये गुजरात की हैं, लगभग आसपास में ही पड़ेगा। ये गुजरात के अहमदाबाद शहर से हैं। फिर क्या हुआ, भारतीय मूल की ये भी हैं, लेकिन नासा में काम करती हैं। जून 1998 में अमेरिकी अनुसंधान केंद्र नासा में इनका चयन हुआ। उनका कब चयन हुआ था, उनका 1997 में। रिलेट करके पढ़िएगा फिर इजी हो जाएगा ये। उनका 1997 में पहला मिशन हुआ था। तो इनका 1998 में 1 साल बाद उनके अमेरिकी अनुसंधान नासा में, नासा का फुल फॉर्म देख लीजिएगा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इनका चयन हो गया 1998 में। अब क्या हुआ फिर, विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा इन्हें क्या मिला, 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। 2008 में, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। 16 अप्रैल 2007 को अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। मैराथन जो दौड़ है इसको करने वाली ये विश्व की सोचिए, पूरे विश्व की पहली महिला, फर्स्ट फीमेल बन गई। कब, 2007 में, 16 अप्रैल। फिर हुआ ये, अब इस टाइम ट्रबल में फंसी हुई हैं ये। 5 जून 2024 को, अभी जो 5 जून गया अपना, सुनीता विलियम्स फिर से अंतरिक्ष में हैं, इसी डेट से हैं ये अंतरिक्ष में। और गई किससे थी, बोइंग स्टार लाइनर से गई थी। अब शायद SpaceX वाले यहाँ इनको मंगाने वाले हैं फरवरी 2025 में। प्लानिंग चल रही है कब आ पाएंगी ये, क्योंकि ये तो बेकार हो गया है, इसमें खराबी की वजह से इससे वापस नहीं लौट पाई वो। लेकिन गई किससे थी, बोइंग स्टार लाइनर से। और कब गई थी, 5 जून 2024 को, इम्पॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं सुनीता विलियम्स ने अपने, क्योंकि कल्पना चावला जो थी वो तो गई थी, जीवित रह ही नहीं पाई, लेकिन सुनीता विलियम्स ने अपने अनुभव के बारे में क्या बताया स्पेसशिप में रह के। इन्होंने अपने अनुभव बताए कि स्पेस में रहने पर फील कैसा होता है, कैसे कैसे करते हैं। आपको पता ही होगा कि स्पेस में क्या होता है, चल नहीं पाते लोग, तैरते रहते हैं एक दूसरे पर, जैसे एक दूसरे पर नहीं, एक दूसरे जगह पर तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक जगह पर वो बैठ भी नहीं पाते और रुक भी नहीं पाते, इसलिए उनको खुद को बांध के रखना पड़ता है, ऐसा सुनीता विलियम ने बताया। फिर है चेहरा और हाथ धोने के लिए, यहाँ तक कि जो पानी होता है अगर उसे नीचे की तरफ हम उड़ेलते हैं तो वो बबल बन जाता है, उसे पकड़ना पड़ता है, वो भी तैरने लगता है। फिर है कागज़ गीला करना पड़ता है जिससे वो हाथ और अपने मुंह को धुल पाती हैं, क्योंकि पानी भी वहाँ पे रुकता नहीं, जब इंसान नहीं रुक रहे हैं पानी क्या रुकेगा, बुलबुला बनकर वो फ्लोट करता रहता है वहाँ पे। वहाँ कंघी करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते हैं। जब आप यूट्यूब वगैरह में देखे होंगे सुनीता विलियम्स वाले न्यूज़ में, तो आपको दिखा होगा उनका एक फ़ोटो जिसमें बाल जो थे ऐसे ऐसे बिल्कुल खड़े हुए थे, तो वही बाल हमेशा वहाँ पे खड़े रहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी है वहीदा प्रिज्म, और जिनका जिक्र एनसीईआरटी में है। ये क्या है, लेफ्टिनेंट कमांडर थी वहीदा प्रिज्म, फर्स्ट फीमेल ये भी हैं, फ़ोटो देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के थाना मंडी गांव की हैं। जम्मू कश्मीर किससे बिलोंग करती हैं और कहाँ पे, राजौरी ज़िले से थाना मंडी गांव की। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और
नौसेना में डॉक्टर थी और नौसेना समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। यह पहली महिला है जो पूरी परेड की कमान संभाली। पूरी परेड की कमान संभालने वाली वहीदा प्रिज्म पहली फर्स्ट फीमेल है। किसी भी सेना में ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। जब तक बड़ी बात नहीं होगी तब तक किसी पर्सनालिटी का नाम एनसीईआरटी में नहीं आएगा। ये आपको दिख रहा होगा, वेट को उठाते हुए वेट लिफ्टर का काम कर रही हैं कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में हम जानते हैं। ये जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। ये वेट लिफ्टर हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। और बिलोंग कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। ये 130 किलोग्राम तक भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीता है। हो सकता है इससे ज़्यादा वर्तमान टाइम पे उठाई हो, लेकिन एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है 130 केजी दिया है, 130 केजी, और एनसीईआरटी का ही मान्य होता है, अभी चेंज नहीं हुआ है। 29 मेडल ये भारत के आउट ऑफ द इंडिया जीती हैं। अब गांधी जी इंपॉर्टेंट हैं। इनके बारे में ये किए तो बहुत कुछ है। आपको पता ही होगा कि पूरा स्वतंत्रता में इनका योगदान रहा है। हमेशा कोई ना कोई अभियान, कोई ना कोई ये आंदोलन चलाते ही रहते थे। लेकिन इन्होंने इनके बारे में जो जिक्र एनसीईआरटी में दिया है वही मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं आपको एक भी पॉइंट बेकार की चीज़ें नहीं पढ़ाती हूँ। आपकी काम की ही रहती है, वही पढ़ाती हूँ। मैं नहीं चाहती कि अपना वीडियो चलाने की वजह से, वाच टाइम बढ़ाने की वजह से मैं कोई भी ऐसे पॉइंट आपको बताऊँ जो बेकार की चीज़ें हों। और क्योंकि आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा प्रेशियस है इस टाइम पे, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा। तो इन्होंने जिक्र किया था दांडी यात्रा का। एनसीईआरटी में इनके बारे में बस यही दिया है, दांडी यात्रा के बारे में। 1930 में अंग्रेज़ों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि वो अपना नमक बेचना चाहते थे। इसलिए जो आम लोग हमारे इंडिया के थे वो क्या हो गए, उन पर नमक बनाने पर पाबंदी लग गई। कब? 1930 में। फिर क्या हुआ? फिर गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। दांडी कहाँ पे है? गुजरात में है। फिर है, उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद, जो अहमदाबाद गुजरात में ही है, अहमदाबाद से दांडी तक समुद्र तट की लंबी यात्रा की और नमक कानून को तोड़ा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गांधी जी के अनुसार ये कहते थे, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो चीज़ें हमें कुदरत ने दी है, आपको पता ही होगा कि सी वाटर से नमक बनता है, उसे बनाने में कैसी बंदिश। सही बात है, ये तो हकीकत ही है। जो चीज़ हमें प्रकृति ने दी है, अगर उस पर कोई बंदिश लगाए, वो भी निगेटिव वे में, तो ये तो गलत है। अगर मान लीजिए हम प्रकृति का, नेचर का मिस यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है हर किसी को अधिकार है कि वो रोक लगाए। लेकिन अगर हम मिस यूज़ नहीं कर रहे हैं, अपने काम के लिए कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे रोक लगाना, ये बंदिश लगाना गलत बात है, क्योंकि उस चीज़ को प्रकृति ने दिया है, हर किसी का उस पर अधिकार है। चमकता सितारा, देखते हैं इनके बारे में। इनको चमकता सितारा क्यों बोला गया है? सूर्यमणि, चमकता सितारा का नाम जब आप लेंगे तो किसका नाम आएगा? सूर्यमणि का नाम आएगा। ये एक गर्ल स्टार है, चमकता सितारा है। फिर है, चमकता सितारा उन असाधारण, साधारण नहीं असाधारण, नहीं साधारण रहेगा पहले, फिर असाधारण होगा, क्योंकि लड़कियां तो साधारण ही हैं, लेकिन उनकी जो कहानी है, उनके जो काम है वो असाधारण है। साधारण लड़कियां भी असाधारण काम करती हैं। तो यही है, चमकता सितारा उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी, जिसमें से सूर्यमणि भी एक है। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, पहले के ज़माने में तो अक्सर ऐसा होता था कि पढ़ने जाने के लिए रोक लगा देते घर वाले, तो वो अपने ज़बरदस्ती, अपने होता नहीं जोर की वजह से, दबाव की वजह से स्कूल गई और लोगों की ज़िंदगी बदली, बहुत आगे तक गई। यही कहानी इन लोगों की है। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, परंपरा को निभाएं, उन्हें भूले ना। अब ऐसी बात है, हर कोई यही चाहेगा, जो भी एक सच्चा देशभक्त होगा, हर कोई यही चाहेगा कि हमारे देश की जो भी परंपराएं थी हम उसको निभाएं, लेकिन गलत परंपराएं नहीं, अच्छी परंपराएं बस। सूर्यमणि 21 साल की उम्र में वासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। इस जगह का नाम इन्होंने तोरंग रखा। तोरंग क्यों रखा? क्योंकि जो कुड़ुक भाषा में तोरंग को क्या कहा जाता है? जंगल कहा जाता था। तोरंग मतलब जंगल। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बच्चों ने बांस की चीज़ें बनाई और जड़ी बूटियों की समझ भी सीखा। फिर है, अपनी स्कूल की भाषा तो सीखे ही, साथ में कुड़ुक भाषा का भी ज्ञान हुआ लोगों को, क्योंकि वो सेंटर खोल रखी थी। तोरंग केंद्र में होता, तोरंग में कुड़ुक जो समाज है, अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया, तोरंग में रखा गया, क्योंकि तोरंग एक लाइब्रेरी टाइप का था। फिर है, इसमें गाने बजाने के सामानों को भी संभाल कर रखा गया, क्योंकि वो चाहती थी कि परंपराएं बरकरार रहें। कुड़ुक भाषा भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? अपने ये जो है नेबरहुड कंट्री, वहाँ पे बोली जाती है। फिर है, भारत में कहाँ कहाँ बोली जाती है? मध्य प्रदेश, एमपी में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। उराव जनजातियों के द्वारा बोली जाने वाली
ये भाषा है कुड़ुक भाषा, ये याद रखिएगा। उराव जनजाति, इसलिए इसको उराव भाषा भी बोला जाता है। उराव जनजाति याद रखिएगा। अब लास्ट पर्सनालिटी है आपके राकेश शर्मा। आपको पता होगा कि ये भी क्या थे, एक अंतरिक्ष यात्री थे। राकेश शर्मा जो हैं ये कहाँ के थे, भारत के प्रथम थे। और फीमेल में कौन था, कल्पना चावला थी। भारत के प्रथम थे और विश्व के 138 थे, भारत के प्रथम थे। राकेश शर्मा का जन्म 23 जनवरी 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। ये लोग वहीं के हैं, देखिए वो हरियाणा की थी, हरियाणा के करनाल के। दूसरी जो थी आपकी सुनीता विलियम्स जी, ये कहाँ की हैं, ये तो गुजरात के अहमदाबाद की हैं। और ये जो हमारे राकेश शर्मा जी हैं ये कहाँ के थे, ये पंजाब पटियाला के थे, उधर के ही सारे हैं, पश्चिमी वाले एरिया में, उत्तरी पश्चिमी में। फिर 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज़ T11 में क्या हुआ, इनका अंतरिक्ष के लिए ये रवाना हुए, हिस्से से गए थे ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट कि 3 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के द्वारा, सोवियत संघ मतलब रूस के द्वारा अंतरिक्ष यान कौन सा है, सोयूज़ T11, इससे ये अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए। कब, कितने दिन तक रहे थे, 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट स्पेस स्टेशन में सैल्यूट 7 में बिताने के बाद, इसी में ये रहे थे स्पेस में, वह धरती पर लौट आए। कितनी देर तक रहे थे, 1984 में गए थे, सोयूज़ T11 सोवियत संघ का जो है इसमें गए थे ये, और 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट रहे थे ये। फिर क्या हुआ, इन्होंने धरती पर लौट आइए और फिर भारत सरकार के द्वारा 1984 में अशोक चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। अशोक चक्र से सम्मानित किया। 2008 में किसको किया गया था, सुनीता विलियम्स को पद्म विभूषण दिया गया था। इनको 1984 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। बस यहाँ पे और कुछ पॉइंट्स हैं। इन्होंने अपना प्रशिक्षण कहाँ से किया था, यूरी गागरिन केंद्र से किया था, जो कि रूस में स्थित था। सोयूज़ T11 जिससे ये गए थे, सोयूज़ T11 ये भी तो रूस का ही था, इसमें गए थे ये हैं हमारे राकेश शर्मा जी, देख लीजिए, पहले भारत के फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री हैं ये, मेल में, और फीमेल में है कल्पना चावला। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। सब कुछ जो जितने भी सेशन है, जितने भी प्लेलिस्ट, मतलब एक ही प्लेलिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट मिलेगा। और अगर टोटल आप कर लेते हैं, जितना मैं यहाँ पे PYQ करा रही हूँ, जितने टॉपिक्स करा चुकी हूँ, बहुत अच्छा नंबर आएगा। आपको यकीन ना हो तो एग्ज़ाम देने के बाद यकीन हो जाएगा, अगर जो लोग यहाँ से पढ़े होंगे। इसलिए अगर क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।